मुझे अपना घर किसी शरीफ लोगों को किराए पर देना था, क्योंकि मैं अकेली औरत थी और भरी जवानी में ही विधवा हो गई थी। मुझे पैसों की भी बहुत जरूरत थी। अचानक एक दिन एक बूढ़ा आदमी और एक लड़की घर देखने आए। मैंने तुरंत उन्हें घर किराए पर दे दिया। मुझे लगा कि वह बूढ़ा और लड़की बाप बेटी होंगे, मगर मैं हैरान रह गई जब लड़की ने कहा, यह मेरे बाप नहीं बल्कि मेरे पति हैं। हर रात मुझे उस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती और मेरी आंख खुल जाती। मैं रात भर जागती रहती। मुझे लग रहा था कि उस लड़की पर कोई जुल्म हो रहा है। मैंने बुढ़े से छुपकर उस लड़की को अपने रूम पर बुलाया। वह मेरे गले लगकर रोते हुए बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने कहा, दीदी, अगर आप मेरी मदद करना चाहती हैं तो ऊपर के कमरे में कैमरा लगवा दीजिए। कैमरा लगाना मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि मैं खुद ही आर्थिक संकट से गुजर रही थी। इसलिए मैंने उसे अपना मोबाइल दिया और कहा, इससे वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मगर अगली रात जब मैंने वीडियो देखा तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि बुढ़ा, तारांकन हेलो, मेरा नाम खुशी है। तारांकन, मेरे पति गोविंद के जाने के बाद मैं इस दुनिया में अकेली रह गई थी। रिश्तेदार भी साथ छोड़ गए थे। बस मैं थी और मेरी पहाड़ जैसी जिंदगी। समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। आजकल रात में कुत्ते बहुत भौंकते हैं और उनकी भौंकने की आवाज़ सुनकर मैं डर जाती हूँ। शायद जब गोविंद थे तब भी ये कुत्ते भौंकते होंगे, मगर सर पर पति का साया सलामत हो तो किसी भी चीज़ का डर नहीं लगता। न ही इन कुत्तों की आवाज़ मुझे डराती थी और न ही ये अकेलापन। अब तो एक एक लम्हा सदियों के बराबर लगता है। यूं ही आंखों में रात कट जाती है। मैं ये सोचकर भी डर जाती हूँ कि अगर घर में चोर घुस आया तो मैं क्या करूँगी। आजकल के चोर तो घर का सामान लूटने के साथ साथ औरतों की इज्जत से भी खिलवाड़ करते हैं। सारी रात मुझे बस यही लगता रहता कि शायद ये कुत्ते चोरों को देखकर भौंकते हैं। मैंने अपने डर से बचने का यही हल निकाला था कि अपने घर का ऊपर वाला हिस्सा किराए पर दे दूं। यूं मुझे सहारा भी मिल जाएगा और इस महंगाई के दौर में 4 पैसे भी मिल जाएंगे। यूं तो मैं अपने मोहल्ले में कभी कभार ही निकलती थी, लेकिन आज खासकर इसी काम के लिए मैं आसपास के लोगों के घर गई। अगल बगल के सभी लोगों को बता दिया कि अगर किसी को किराए के घर की तलाश है तो उसे मेरे पास भेज दीजिएगा। शर्त बस यही है कि किराए पर आने वाले लोग फैमिली वाले हों। मैंने अपने घर पर टू लेट का बोर्ड भी लगा दिया था। मुझे नहीं पता था कि मेरी बात इतनी जल्दी सुनी जाएगी। शाम के वक्त घर में 2 लोग आ गए, एक बुजुर्ग और उसके साथ एक जवान लड़की थी। मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में लाकर बिठाया और पूछा, मैं आप लोगों को अच्छी तरह से जानती नहीं हूँ, आप अपना परिचय दीजिए। उस आदमी ने कहा, आपने कहा था कि आप अपना घर किराए पर देना चाहती हैं। हमें भी रहने के लिए ठिकाने की जरूरत थी, इसलिए यहाँ आ गए। मैंने भी सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मुझे भी आप ही जैसे लोगों की जरूरत थी। अच्छा हुआ कि आप बाप बेटी हमारे घर पर रहेंगे। नहीं, ये मेरे पिता नहीं हैं, ये मेरे पति हैं, उस लड़की ने कहा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई और दोनों को एकटक देखने लगी। तभी उस बुजुर्ग ने कहा, अच्छा, पहले आप ये बताइए कि क्या आप हमें घर किराए पर देंगी। मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं, मैं ऊपर वाला घर आपको किराए पर देना चाहती हूँ। इतना सुनते ही उस शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने उसकी पत्नी की तरफ देखा तो लगा जैसे वो बहुत परेशान हो। ऐसा लगा कि उसके दिल में कुछ चल रहा हो, जैसे वो मुझे कुछ बताना चाहती हो पर डर रही हो। फिर मैंने सोचा, शायद ये मेरा वहम है। मैंने उन्हें ऊपर वाला घर दिखा दिया, जो उन्हें बेहद पसंद आया। किराए की बात हुई तो अनुराग साहब बिना किसी मोल भाव के मुंह मांगा किराया देने को तैयार थे। ये तो मेरे लिए खुशी की बात थी। मैंने उन्हें घर की चाबी थमाई और सुकून की लंबी सांस लेकर नीचे आ गई। अनुराग और उनकी पत्नी आस्था मुझे काफी अच्छे लगे। आस्था तो वाकई बेहद खूबसूरत थी। ना जाने उसके घरवालों की ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी कि उन्होंने अपनी फूल जैसी बेटी की शादी इतने बड़े शख्स से कर दी।
शाम हुई तो मैंने सोचा आज ही तो वो लोग आए हैं, तो शायद घर सेट करने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। इसलिए सोचा कि आज का खाना मैं ही बनाकर दे देती हूँ। यही सोचकर मैं किचन में आ गई और 3 लोगों का खाना बनाने लगी। खाना बनाकर मैंने ट्रे को अच्छे से सजाया और ऊपर लेकर चली गई। दरवाजे पर दस्तक दी, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अब मैं परेशान हो गई। सोचने लगी, पता नहीं मैंने ऊपर आकर अच्छा किया या नहीं। रात के 8 बज चुके थे और शायद मुझे इन लोगों को इस तरह डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। आखिरकार सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। मैं वापस लौटने ही लगी थी, तभी अचानक से दरवाजा खुल गया। सामने अनुराग खड़ा था। उसने मेरे हाथ में खाने की थाली देखी तो कहने लगा, बहन, आपने बेवजह तकलीफ की। मैं मुस्कुरा दी और बोली, नहीं नहीं, इसमें तकलीफ की कौन सी बात है, ये तो मेरा फर्ज बनता है। अनुराग ने कहा, आस्था खाना बनाने ही जा रही थी। मैंने कहा, उसे कह दीजिए कि आज के दिन वह आराम कर ले। वैसे वह है कहाँ, मैं ज़रा उससे भी मिल लूँ। इतना कहते हुए मैं कमरे के अंदर दाखिल ही हुई थी कि अचानक अनुराग मेरे सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, दरअसल आस्था अभी सो रही है। उसके सर में तेज दर्द था। अगर अचानक उसकी नींद खुल गई तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अनुराग की बातों पर मैंने सिर हिला दिया और वापस चली आई, लेकिन मेरे दिमाग में हजारों सवालों ने जन्म ले लिया था। मैं सोचने लगी, आखिर अनुराग एक ही वक्त में अपनी बात कैसे बदल सकता है। पहले तो वह कह रहा था कि आस्था किचन में खाना बना रही है और तुरंत बाद कहा कि वह सो रही है। मुझे एहसास होने लगा कि दाल में कुछ तो काला जरूर है। खैर, मैं ज़्यादा सोचना नहीं चाहती थी, क्योंकि वे लोग वहाँ किराएदार के तौर पर आए थे। खाना खाने के बाद मैं सोचने लगी कि आस्था मेरे पास जरूर आएगी और खाने के लिए शुक्रिया अदा करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने बहुत देर तक उसका इंतजार किया, पर वह नीचे नहीं आई। फिर मैं अपने कमरे में सोने चली गई। सोच रही थी कि आज मुझे चोरों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि आज की रात सुकून से गुजरेगी। मैंने गहरी सांस ली और आराम से सो गई। लेकिन आधी रात मेरी आंख खुल गई और मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। मेरे कानों में किसी लड़की के चीखने की आवाज़ आई और मैं सोचने लगी, आखिर मेरी आंख कैसे खुल गई। तभी फिर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, जैसे चीखने वाली लड़की बहुत तकलीफ में है। मैं बहुत डर गई थी। शुरू से मैं इतनी डरपोक नहीं थी, लेकिन जब से गोविंद मुझे छोड़कर इस दुनिया से गए थे, मैं तो पत्तों के हिलने से भी डरने लगी थी। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया, पर आवाज़ थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। बल्कि लम्हा दर लम्हा वह बढ़ती जा रही थी। डरते डरते मेरी पूरी रात गुजर गई। तब जाकर कहीं सुबह के करीब आवाज़ थमी थी। सुबह 5 बजे मुझे नींद आई और फिर 8 बजे मेरी आंख खुली। चाय पीने के बाद मैं बाहर आकर बैठ गई। मैंने अनुराग को देखा, वह सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वह हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे वह बहुत घबराया हुआ था। शायद मेरे सवालों से डरकर वह जल्दी से बाहर निकल गया। फिर मैंने सोचा कि अब तक तो वह घर वापस नहीं आया होगा। मुझे सही वक्त लगा आस्था से बात करने का, क्योंकि कल से मेरी उससे बात नहीं हो पाई थी। मैं उसके बारे में जानना चाहती थी, इसलिए मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर उसके कमरे तक गई और दरवाज़ा खटखटाने लगी। मुझे इंतजार था कि वह दरवाज़ा खोल देगी, पर उसने दरवाज़ा नहीं खोला। यह कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि वह कल से आई थी और मैंने उसकी एक झलक तक नहीं देखी थी। फिर से दरवाज़ा खटखटाने पर मुझे आस्था की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। खुशी दीदी, आप ही हैं ना? मैंने कहा, हाँ हाँ, मैं हूँ। तुम पहले दरवाज़ा तो खोलो। तभी आस्था की सिसकती हुई आवाज़ आई, दीदी, मैं दरवाज़ा कैसे खोलूं? अनुराग बाहर से ताला लगाकर गए हैं। ये सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मेरी नज़र दरवाजे पर लटके छोटे से ताले पर पड़ी। मैंने पूछा, आस्था, तुम्हारा पति तुम्हें बाहर से बंद करके क्यों गया है? उसने कहा, वो मुझ पर शक करता है।
उसकी उम्र मुझसे ज़्यादा है ना, तो उसे हर वक्त यही डर लगा रहता है कि कहीं मैं उसे धोखा ना दे दूं। आस्था की हालत देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उससे पूछा, अच्छा, पहले तुम ये बताओ, तुम ठीक तो हो ना? उसकी दर्द भरी हंसी सुनाई दी और वह कहने लगी, दीदी, मेरे पास दुनिया की हर चीज मौजूद है। रुपया, पैसा, कपड़े, जूते। पर बस खुश नहीं हूँ। उसकी बातें सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा, आस्था, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वह बोली, दीदी, मेरी मदद तो मेरे अपनों ने नहीं की, तो आप क्या करेगी? बस आपसे यही गुजारिश है कि मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करिएगा। मैंने कहा, हाँ, जरूर। यही कहकर मैं पलटने लगी। तभी आस्था बोली, खुशी दीदी, आप ये सब अनुराग को मत बताएगा कि आप यहाँ आई थी या मैंने आपसे कुछ कहा है। मैंने कहा, हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, ऐसा ही होगा। फिर मैं नीचे आ गई। लेकिन मेरे मन में बार बार आस्था के घरवालों पर गुस्सा आ रहा था। आखिर उन्होंने अपनी फूल सी बच्ची की शादी एक बड़े उम्र के मर्द से क्यों कर दी, जो सारी जिंदगी उस पर शक करता रहेगा। शाम हुई तो अनुराग वापस आया। वह मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया और फिर ऊपर चला गया। मैं सोचने लगी, काश अनुराग अपनी पत्नी को कमरे में बंद करके नहीं रखता, तो कितना अच्छा होता। मैं भी अकेली हूँ और आस्था भी। खैर, आज रात को मैं डिनर कर जल्दी ही सो गई थी। लेकिन फिर मेरी आंखें अचानक खुल गईं, किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर। मैंने ध्यान से सुना, तो समझ में आया कि यह आवाज़ बहुत करीब से आ रही थी। कहाँ से आ सकती है भला? मुझे इसका पता हर हाल में लगाना था। मैं अपने कमरे से बाहर आ गई, तो चीखने की आवाज़ और तेज सुनाई देने लगी। अब मुझे अंदाजा हो गया था कि यह आवाज़ ऊपर वाले कमरे से ही आ रही है, और चीखने वाली लड़की कोई और नहीं, आस्था थी। एक लम्हे के लिए मैं सन्न रह गई। फिर मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने लगी और कमरे तक पहुंच गई। मैंने जोर जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। मैं बहुत देर तक यूं ही दरवाज़ा खटखटाती रही, लेकिन मजाल है किसी ने दरवाज़ा खोला हो। और ऐसा भी नहीं था कि मेरे दरवाज़ा खटखटाने से अंदर की चीखें कम हो गई हों। दरवाज़ा पीटते पीटते मेरे हाथों में दर्द होने लगा, इसलिए मैं मजबूरन नीचे आ गई। आज तो पूरी रात मुझे नींद नहीं आने वाली थी। मैं हॉल में बैठ गई और बैठे बैठे सुबह हो गई। सुबह जब अनुराग नीचे आया तो मुझे देखकर घबरा गया। वह बाहर निकलने ही वाला था, तभी मैंने कहा, अनुराग साहब, मेरी बात सुनिए। मैंने उसके चेहरे पर एक खौफ देखा। वह मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गया और बोला, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं। अनुराग का चेहरा उदास हो गया और उसने कहा, आपको आस्था की फिक्र हो रही है ना, कि रात को वह क्यों चीखती चिल्लाती है। मुझे भी उसकी बहुत चिंता होती है, मगर मैं कुछ भी करने से मजबूर हूँ। अगर आपके पास कोई हल हो तो जरूर बताइएगा। ये कहते हुए अनुराग की आंखों से आंसू निकल आए और वह मुझसे नजरें बचाकर अपने आंसू पोंछने लगा। मैंने कहा, पहले आप ये बताइए कि आस्था के साथ परेशानी क्या है, तभी तो मैं कोई हल बताऊंगी। अनुराग ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, आस्था की सबसे बड़ी परेशानी है उसकी नापसंद शादी। मेरी शक्ल सूरत गौर से देखिए और बताइए, क्या आस्था जैसी लड़की मेरे साथ खुश रह सकती है? उस दिन आपने भी मुझे उसका बाप समझ लिया था। मुझसे बस यही गलती हुई कि मैं आस्था के बाप की बातों में आ गया। आगे उसने बताया, आस्था के पिता ने मुझसे 15 लाख लिए थे, लेकिन कर्ज नहीं लौटाया। उसने कहा, मेरी बेटी से शादी कर लो पैसे के बदले। और मैंने आस्था से शादी कर ली। शादी की रात आस्था ने मुझे थप्पड़ मारा और कहा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। अब वो हर रात मुझे परेशान करने के लिए चीखती चिल्लाती है। वो दिमागी तौर पर बीमार हो चुकी है और उसका इलाज चल रहा है। मैं उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई थी। फिर मैंने कहा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं? अनुराग ने कहा, हाँ हाँ, बोलिए। आप आस्था को बाहर से बंद करके मत जाया करिए। मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगी,
हो सकता है उसकी हालत में कोई सुधार आए, मैंने कहा। अनुराग थोड़ा परेशान होकर बोला, आप ये सब इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपको उसकी हालत का अंदाजा नहीं है। जब उसे गुस्सा आता है तो वह जुनूनी हो जाती है। अगर उसने आप पर हमला कर दिया तो क्या होगा? मैंने कहा, अगर आस्था ने मेरे साथ कुछ भी किया तो उसका कसूरवार मैं किसी को नहीं ठहराऊंगी। बस आप उसे लॉक करके मत जाइए। अनुराग ने मेरी तरफ गौर से देखा और फिर अपनी जेब से चाबी निकालकर मुझे थमा दी। होशियार रहिएगा, उसने कहा और चला गया। मैं ऊपर गई और आस्था के कमरे का ताला खोला। अंदर देखा, आस्था सोफे पर बैठी थी, किसी गहरी सोच में। बार बार अपने आंसू पोंछ रही थी। मुझे देखकर वह घबरा गई और बोली, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। आप यहाँ कैसे आ गईं? चाबी कैसे मिली? मैंने कहा, बस ये तुम्हारी खुशी दीदी का कमाल है। आस्था रो पड़ी और उठकर मेरे गले लग गई। उसने कहा, दीदी, मुझे बहुत दिनों से किसी ऐसे कंधे की तलाश थी जिस पर मैं सिर रखकर रो सकूं। मैंने कहा, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन एक बात बताओ, रात में तुम चीखती क्यों हो? ये सच था कि मैंने अनुराग की बातों पर भरोसा कर लिया था, लेकिन मैं आस्था की भी कहानी सुनना चाहती थी। मुझे ये डर था कि कहीं अनुराग ने मुझे पागल ना बना दिया हो। वह घबराई हुई कहने लगी, नहीं, मैं तो नहीं चीखती। मुझे क्या जरूरत है? मैं तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, अनुराग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं उस लड़की की बात सुनकर हैरान रह गई। उसने अचानक ही काया पलट ली थी। कल तो ये कुछ और कह रही थी और अब ये सब। फिर उसने कहा, आप मुझे अपना घर दिखाए कि आपने अपने कमरे की कैसी सजावट की है। मैंने कहा, ठीक है, चलो दिखाते हैं। मैं आस्था को अपने साथ नीचे लेकर आई। नीचे आते ही आस्था ने अपना बाजू मेरे सामने कर दिया, उस पर जले का निशान था। मैं डर गई और उससे पूछा, यह क्या है? तो वह कहने लगी, मैंने जो कुछ भी कल आपसे बातें की, ना जाने कैसे मेरे पति ने सुन ली। शायद वह कमरे में कोई रिकॉर्डिंग लगाकर रखते हैं, वह मुझ पर बहुत गहरी निगाह रखते हैं। इसलिए मैंने ऊपर आपसे झूठ कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा बूढ़ा पति मुझ पर बहुत जुल्म करता है। ये जो रात रात भर मैं चीखती रहती हूँ ना, ये बेवजह नहीं है। अगर आप अपनी आंखों से देख ले कि मुझ पर क्या गुजरती है, तो आप बेहोश हो जाएंगी। वो आगे कहती रही, आप कैमरा मंगवा कर ऊपर वाले कमरे में लगवा दें। जब कैमरे का मंजर रिकॉर्ड हो जाएगा तो आप सब पुलिस को दिखाएंगी और मेरे मुजरिम को सजा मिल जाएगी। मैं आज़ाद हो जाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। सच तो ये था कि मैं खुद फंस कर रह गई थी। मुझे तो दोनों की बातों पर ही यकीन आ जाता था। सच तक पहुंचने के लिए मैं इन दोनों पति पत्नी की बातों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। क्या सच में ऊपर वाले कमरे में कैमरा लगवा दूं? मैंने कैमरे के लिए किसी से कह दिया था। हर रात ऊपर वाले कमरे से चीखने की आवाज आती और सुबह अनुराग मेरे सामने रो रोकर अपना दुखड़ा बयान करता। दिन के समय आस्था मेरे सामने आकर रोती और कहती, मुझ पर जुल्म बढ़ता चला जा रहा है। मैं आस्था का दिल बहलाने के लिए अपनी साड़ी, मेकअप, कपड़े, गहने सब कुछ दिखाती और उससे बातें करती, ताकि किसी भी तरह उसका दिल बहल जाए और वह मेरे साथ खुश रहे। मुझे इन दोनों पति पत्नी की बहुत फिक्र होती। मैं चाहती थी कि अगर अनुराग मुजरिम है तो उसे जल्द से जल्द सजा मिल जाए, और अगर आस्था बीमार है तो उसका इलाज हो जाए। कैमरा आने में अभी एक दिन बाकी था। मैंने यह बात आस्था को भी बता दी थी। आज शाम मैंने खीर बनाई तो सोचा आस्था को दे आऊं। यही सोचकर मैं सीढ़ियों से चढ़कर खीर देने गई, तभी आस्था की आवाज मेरे कानों तक आई। वो किसी से कह रही थी, आज तुम पूरी तैयारी के साथ आना। वह कमजोर है, उसे काबू करना आसान है। मैं ये बात सुनकर उल्टे कदमों लौट आई। अब सामने आस्था का किरदार एक सवालिया निशान बनकर रह गया था। शायद आस्था गलत थी। वो हर रात अपने किसी आशिक को बुलाती और अनुराग को काबू कर लेती। क्या पता, बांधकर भी रखती हो और फिर जानबूझकर चीखती हो, ताकि लोग अनुराग को गलत समझें और वह अपनी मनमानी करती रहे।
कैमरा आने में तो अभी देर थी, इसलिए मैंने अपने एक दोस्त लेडीज कांस्टेबल को फ़ोन किया और यहाँ का सारा माजरा बता दिया। मैंने उनसे कहा, रात के वक्त मुझे तुम्हारी और तुम्हारी टीम की ज़रूरत है। तुम जरूर आ जाना, लेकिन बहुत होशियारी से आना। उसने कहा, ठीक है, तुम बेफिक्र रहो। मैं रात का खाना खाकर अपने दोस्त का इंतजार करने लगी। फिर न जाने क्या हुआ कि मेरी आंख लग गई। जब आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मैंने अपने आसपास हैरत से देखा तो मेरी दोस्त मेरे सामने खड़ी थी। मैंने उससे पूछा, रोजी, मैं यहाँ कैसे आई? वो हंस दी और बोली, खुशी, तुम बहुत भोली हो। तुमने ही तो शिकायत की थी कि तुम्हें अपने किरदारों पर शक हो रहा है। तुम्हारी वजह से एक बड़ा गिरोह हाथ लग गया। मैंने कहा, वो कैसे? पुलिस कांस्टेबल रोजी ने बताया, खुशी, जो भी बेसहारा औरतें घर में अकेली रहती थीं, ये लोग किसी न किसी बहाने से उनके घर में घुस जाते थे। लेकिन यहाँ तो तुमने खुद ही उन्हें अपने घर पर बुलाया था किराएदार के तौर पर। ये गैंग उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता। पति पत्नी एक दूसरे पर इल्जाम लगाते और औरतें उनकी जाल में फंसकर सब कुछ भूल जाती थीं। तुम्हारे साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। तुमने खुद आस्था को घर की एक एक चीज दिखाई, अपने जेवरात तक दिखा दिए। ये तो शुक्र मनाओ कि तुमने कल आस्था की बातें सुन ली, नहीं तो क्या होता। कल रात उन्होंने तुम्हारे खाने में नींद की दवाई मिला दी थी, क्योंकि तुम उनके घर में कैमरा लगाने वाली थीं। और ऐसा तुमने खुद ही आस्था को बताया था, इसलिए वह तुम्हारे घर की एक एक चीज लूटने वाले थे। लेकिन उन लोगों की बदकिस्मती थी कि हम मौके पर पहुंच गए और वो लोग पकड़े गए। मैं रोजी की बातें सुनकर सन रह गई। लोग दूसरों को लूटने के लिए किस हद तक गुजर जाते हैं। वह तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे बचा लिया। अब तो किराएदार भी रखने से डर लगने लगा है। अब मैं अकेली ही रहती हूँ। मेरे ख्याल में बुरे लोगों से तन्हाई 1000 गुना बेहतर है। ऐसे लोगों से सावधान रहें। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे और मिलते हैं अगली कहानी में।